हेलो दोस्तों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें हमने पढ़ा कि एक कोई ज्योग्राफिकल एरिया होता है, उस एरिया में रिसोर्स होते हैं, उस रिसोर्स का प्रबंधन, उस रिसोर्स का मैनेजमेंट, समझदार तरीके से प्रबंधन या मैनेजमेंट ही अर्थव्यवस्था है। चूंकि हम सबकी इच्छाएं असीमित होती हैं, हम सब अपने जीवन की गुणवत्ता को लगातार बढ़ाना चाहते हैं, हम सब डेवलपमेंट चाहते हैं, जिसके लिए रिसोर्स जरूरी है। पर चूंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड हैं, अगर हमें लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, डेवलपमेंट करना है, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, तो हमें रिसोर्स का बहुत विजडमफुल या बहुत ध्यानपूर्वक यूज करना होगा। हमें बहुत समझदारी के साथ रिसोर्स को हैंडल करना होगा। इसी सब व्यवस्था को, जिसमें हम रिसोर्स को प्रयोग करते समय बहुत सचेत रहते हैं, केयरफुल रहते हैं, इसी को हम ओवरऑल इकोनॉमी कहते हैं। जिस एरिया के रिसोर्स की बात कर रहे होंगे, हम उस एरिया का नाम लेके बोल देंगे इंडियन इकोनॉमी, एशिया इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, या सपोज करो योगेश त्रिपाठी की इकोनॉमी। ये सब आपको मैंने बता रखा था। अब एक मन में सवाल आना चाहिए हम लोगों के कि इकोनॉमी एक जो विषय के तौर पे हम आज पढ़ रहे हैं, या एक व्यवस्था के तौर पे हम जिसको समझ रहे हैं, उसकी शुरुआत कब से हुई होगी। एक टाइमलाइन, एक क्रोनोलॉजी हमें समझना होगा। हम देखते हैं कि इकोनॉमी की शुरुआत कहां से हुई होगी, आखिर कहां से हमने ये सोचना चालू किया होगा कि संसाधन सीमित हैं और उसका प्रयोग या उसका यूटिलाइजेशन हमें बहुत समझदारी के साथ करना है। तो हम एक क्रोनोलॉजी को समझते हैं और हम देखते हैं कि ये क्रोनोलॉजी कैसे धीरे धीरे डेवलप हुई। तो हम जो मेजर चेंज आए इकोनॉमी से रिलेटेड, उनकी बात करेंगे। माइक्रो लेवल पे हमारा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम सिविल सर्विस के पर्पस से पढ़ रहे हैं, एग्जाम के पर्पस से पढ़ रहे हैं। तो हम जितने माइक्रो लेवल पे चेंज आए होंगे या जितने मेजर चेंज होंगे, उसको पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम टॉपिक कहें इसको क्या है, तो टाइम लाइन ऑफ इकोनॉमी, कैसे इकोनॉमी डेवलप हुई, और हम इसको पढ़ेंगे। हमारा जो टाइम लाइन होगा वो करीब करीब इस टाइम पीरियड में पढ़ेंगे, आज के टाइम पे जो चल रहा है ना। और स्पेसिफिक एक चेंज इधर से ऐसा आएगा कि जब 1947 का टाइम आएगा, तो हम फिर इंडियन को या इंडिया को सेंटर में रख के पढ़ेंगे। तो हम अभी यहाँ से यहाँ तक एक ग्लोबल फिनोमिना समझेंगे, कैसे वर्ल्ड में इकोनॉमी को लेके कॉन्सेप्ट बना, और फिर इस टाइम पीरियड के बाद हम इंडिया को लेकर आगे चलेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे ग्लोबल की, यहाँ बात करेंगे हम इंडिया की। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग से ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल होने वाली है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ते हैं, एक टाइमलाइन के साथ पढ़ते हैं, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, और जो पिक्चर बनती है उससे आप फिर पूरी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोसाइटी, एथिक्स, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आज की क्लास को। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और आज की क्लास का पहले हम एक ओवरव्यू दे देते हैं कि सपोज करो हमारी ये पूरी टाइमलाइन है, और हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे इस टाइम पीरियड से हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ तक पहुँचे 1000 तक। फिर हम यहाँ से मान लेते हैं कि इस टाइम पीरियड को, और फिर हम इस टाइम पीरियड को पढ़ेंगे। और फिर मैंने आपको जैसा बताया था, यहां से हम इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, और फिर हम पढ़ेंगे यहां पर इस टाइम पीरियड से। एंड सेकेंड,
तो इस तरह की हमारी क्रोनोलॉजी की हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ के टाइम पीरियड में क्या नॉर्मली चेंज आए, फिर इधर से इधर के बीच में थोड़ी चेंज देखेंगे जो चेंज आए, और फिर यहाँ इस टाइम पीरियड में 200 साल में, है ना, जिसको हम मर्केंटलिज्म के नाम से पढ़ेंगे। इस टाइम पीरियड में हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे यहाँ पर मर्केंटलिज्म, जिसको हम हिंदी में वाणिज्यवाद या वणिकवाद बोलते हैं। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे कैपिटलिज्म, और हम देखेंगे कैसे पूंजीवाद ग्रोथ करती है। इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे कैसे सोशलिज्म एक नया कॉन्सेप्ट इकोनॉमी में आता है, और फिर हम देखेंगे कैसे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं और कैसे एक दूसरे के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। फिर हम देखेंगे यहाँ से, स्पेशली यहाँ से चालू हो जाएगा जो कीन्स इकोनॉमी आप पढ़ते हो, है ना, जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसको हम समझेंगे। फिर यहाँ से हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, और इंडियन इकोनॉमी में जो नेहरू इकोनॉमी हम समझते हैं, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, हम ये भी समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया। इंडियन इकोनॉमी जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, उसमें सोशलिज्म, उसमें कैपिटलिज्म का क्या रेशियो होगा, और अगर ऐसा रेशियो है तो क्यों है, इसको हम समझेंगे। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि एलपीजी रिफॉर्म जो हम पढ़ते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये भारत में क्यों हुए, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी। और इसके बाद हम जो आप जिसको मोदी इरा बोलते हो या मोदी इकोनॉमी बोलते हो, हम उसको पढ़ेंगे। बेसिकली क्लास थोड़ी लंबी होगी, तो हम जरूरत के हिसाब से देखेंगे कि अगर 2 पार्ट में तैयार करना होगा तो 2 पार्ट में तैयार करेंगे। तो चलो हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, और आज हम पढ़ते हैं इकोनॉमी की शुरुआत कैसे हुई होगी। तो देखो, इकोनॉमी का शुरुआत जो हुआ होगा वो इस बेस पे हुआ होगा कि जो हमारे रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं। जब तक हमारे मन में ये बात नहीं आई होगी कि हमारे रिसोर्स लिमिटेड हैं, तब तक हमने इकोनॉमी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं होगा। सोचो, अगर मैं आज प्रयागराज में हूँ और यहाँ पर खाना खाता हूँ, और मेरी कोई एक जगह नहीं है, मुझे कहीं रहना नहीं है, मैं बस चलता रहता हूँ, जहाँ मुझे जो चीज़ खाने की मिलती है वहाँ मैं चला जाता हूँ। धीरे धीरे पता चला मैं फतेहपुर से पता चला मैं रीवा, सतना, एमपी होता हुआ साउथ इंडिया पहुँच जाऊँगा, क्योंकि जैसे जैसे मुझे खाने को मिला मैं खाता जाऊँगा। या मान लो मैं प्रयागराज में ही घूमता रहा, मुझे कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो मैं किसी एक स्पेसिफिक जगह पे रहने लगा और अपने साथ एक समाज से जुड़कर रहने लगा, अकेले नहीं रह रहा, तो जब मैं एक स्थायी समाज का हिस्सा बन जाऊंगा तो फिर मुझे ये लगेगा कि भाई रिसोर्स हमारे लिमिटेड हैं, क्योंकि एक जगह पे मैं रहूंगा, मेरे साथ कुछ लोग रहेंगे, दूसरी जगह पे कुछ लोग रहेंगे, और सब अपने उस एरिया में रिसोर्स को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे और उनको लगने लगेगा कि ये रिसोर्स केवल मेरे लिए है। तो ये कॉन्सेप्ट तब आया होगा जब हमने परमानेंट एग्रीकल्चर शुरू किया होगा। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप याद रखिएगा इस बात को कि एक टाइम पीरियड अगर हम लेके चलें 10,000 BCE, है ना, आप बहुत शार्प टाइमिंग को मत समझिएगा, आप एक अप्रॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाने नहीं आया, आपको एक इकोनॉमी का ओवरव्यू देने आया हूं। तो 10,000 BCE, है ना, इसके पहले जो टाइम पीरियड था, इसके पहले जो टाइम था, उसमें मानव केवल और केवल हंटिंग के बेस पे अपने जीवन को जी रहा था, शिकार के बेस पे, है ना, क्योंकि बाइलिंगुअल क्लास है तो मैं दोनों शब्दों का यूज करूंगा। शिकार के आधार पे अपने जीवन को जी रहा था। तो जो इस समय की लाइफ होती थी वो नोमैडिक होती थी। नोमैडिक मतलब घुमंतु, जहां देखते थे शिकार करते थे, चीजों को खाते थे और चलते थे। तो किसी भी तरह की चिंता नहीं थी कि रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है, रिसोर्स को अच्छे से लगाना है, अच्छे से यूज करना, ऐसा कुछ नहीं था। बस खाओ पियो और जियो। तो इकोनॉमी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा होगा। बिल्कुल सही। इसके बाद क्या होता है, जस्ट इस टाइम पीरियड के बाद 10,000 साल के बाद BCE के बाद होता क्या है कि हम पहली बार परमानेंट एग्रीकल्चर या सेटलमेंट की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और एक जगह रहकर हम खेती करने लगते हैं।
जब एक जगह रह के हम खेती करेंगे, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं उसको नियोलिथिक पीरियड बोला जाता है, नवपाषाण काल, और 10,000 BCE के बाद का शुरू होता है। उसमें देखते हैं कि लोग परमानेंट एग्रीकल्चर या स्थायी कृषि करना सीख जाते हैं और एक जगह खेती करके रहने लगते हैं। इस व्यवस्था से जो सबसे प्रमुख चेंज आया वो आया एक स्थायी समाज। मनुष्य एक स्थायी समाज के तौर पे एक निश्चित भूमि के साथ जुड़ जाता है और वहीं से वो रिसोर्स शुरू करता है, रिसोर्स का मैनेजमेंट शुरू करता है। धीरे धीरे, अभी बहुत शुरुआती स्तर पे अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआती। धीरे धीरे जैसे ही हम देखते हैं ग्रोथ होती है, टाइम पीरियड बढ़ता है, करीब करीब इस टाइम पीरियड से आप चलते हैं हम, ठीक, इस टाइम पीरियड में, तो इस टाइम पीरियड में थोड़ी सरप्लस होने लगता है। क्या होने लगता है? सरप्लस, मतलब जितनी जरूरत थी हमें उससे ज्यादा की उत्पादन हम करने लगते हैं, जितना हमें जरूरत था। तो जब हमें जितनी जरूरत है हम उससे ज्यादा उत्पादन कर लेंगे। सपोज करो मुझे रोज 500 ग्राम दाल और 500 ग्राम राइस की जरूरत हो, ठीक है, लेकिन मैं अगर 1 किलो उगा लूं तो मैं क्या करूंगा? तो मैं सोचूंगा कि क्यों ना हम इसके बदले में कुछ और ले लें। तो अगर मेरे पास 1 किलो दाल, 1 किलो चावल है और मैं 500 ग्राम में आराम से सस्टेन कर सकता हूं, तो मैं 500 ग्राम किसी और को देकर उसके बदले कुछ ले लूंगा, शायद आलू, प्याज, जो भी उस समय रहा हो। तो मैंने उस समय ले लिया, तो क्या होगा? पहली बार धीरे धीरे बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय, है ना, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेकर हम व्यापार शुरू करेंगे। तो इस तरह पहली बार व्यापार का कॉन्सेप्ट आया होगा। फिर हुआ क्या होगा? टाइम पीरियड 3000 BCE के बाद, है ना, ब्रॉन्ज एज शुरू होता है, धातुओं का प्रयोग बढ़ता है, खेती में और नई नई तकनीकी आती हैं, खेती के साथ साथ नौ परिवहन, और हर क्षेत्र में तकनीकी जब डेवलप होगा तो ट्रेड हल्का सा बढ़ेगा। फिर जस्ट इस टाइम पीरियड से लेके यहां तक आपको देखते होंगे कि आयरन एज आता है, और हमें मालूम है कि आयरन एज एक बहुत बड़ा चेंज है, जिसके कारण नए नए खेती के तरीके डेवलप हुए, नई नई मशीनें बनी होंगी उस समय की, और बहुत ज़्यादा सरप्लस होने लगा होगा, तो ट्रेड भी बढ़ा होगा। साथ में पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा हुआ होगा जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। तो सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, तो कहने का मतलब अर्बनाइजेशन की एक शुरुआत होती है, जिसको हम इंडियन हिस्ट्री में महाजनपद पढ़ते हैं। वैसे ही यूरोप में भी कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुए होंगे, और धीरे धीरे ट्रेड बढ़ता है, इकोनॉमी चलने लगती है। इकोनॉमी का एक और विशिष्ट रूप आता है, स्पेशलाइजेशन बढ़ता चला जाता है, जिसका जो काम होता है उस काम में वो स्पेशलाइज होता जाता है। जैसे मान लो लकड़ी का काम एक करने वाला, लोहे का काम करने वाला आयरन मैन। धीरे धीरे इस तरह इकोनॉमी में ट्रेड बढ़ रहा है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है, और क्वाइनेज सिस्टम भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। तो ये सब जो चेंज आते हैं ये इकोनॉमी में बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं, और फिर मैं सीधे आपको ले जाता हूं इस टाइम पीरियड में। बीच का जो भी टाइम पीरियड है ना, आपको यहां से लेकर अगर मैं मालूम, ठीक, सपोज करो, है ना, ठीक है, 1 एरा से लेकर, है ना, यहां तक, तो इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं डार्क एज। डार्क एज, डार्क एज का मतलब होता है अंधकार का युग, जिसमें अंधेरा हो, और अंधेरे को हमेशा अज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है? अज्ञान के साथ। तो एक ऐसा टाइम पीरियड, एक लंबा टाइम पीरियड जिसमें अंधकार है, कोई अपना दिमाग नहीं यूज कर रहा। अज्ञान का मतलब तर्क यूज नहीं करना, और कोई नई ग्रोथ नहीं होती, या कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए हम इस टाइम पीरियड पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, और ये डार्क एज चलता है, और डार्क एज लंबे समय तक चलता है। फिर हम सीधे चले आते हैं 1400 टाइम पीरियड के पास, जहां से हम कहते हैं कि रेनेसा, रेनेसा की शुरुआत होती है, जिसको हम बोलते हैं पुनर्जागरण, है ना।
चूंकि लिखने में कम समय लगे इसलिए मैं केवल उसका जो पहला शब्द है वो लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। तो रेनेसा शुरुआत होती है, पुनर्जागरण शुरुआत होती है, और हम ये बात मान चुके होते हैं कि मानव के पास तार्किक क्षमता है। क्या है? मानव के पास तार्किक क्षमता है और मानव को अपनी इस तर्क का प्रयोग करके अपनी जीवन को बेहतर करना होगा। अभी तक जो रेनेसा के पहले का टाइम पीरियड था उसमें हम ये मानते थे कि मानव को केवल धर्म के आधार पे अपना जीवन जीना चाहिए और पारलौकिक दुनिया को केंद्र में रखना चाहिए। धर्म के आधार पे जो धार्मिक संस्थाएं थी वो जो कहें उसकी बात मान लेना चाहिए और बिल्कुल भी दिमाग को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते थे, क्योंकि हमें ये बताया गया संस्थाओं के द्वारा, जो धार्मिक संस्थाएं थी, जैसे यूरोप में चर्च के द्वारा ये बताया जाता था कि मनुष्य को भगवान ने धरती पे इसलिए भेजा है कि वो पाप किया था उसने, और उसके पाप को सुधार करने के लिए धरती पे भेजा गया है, और जैसा जैसा भगवान कहे वही वही बात करना। अगर भगवान के अनुसार नहीं चलोगे तो और भी सजा मिल सकती है और कयामत के दिन उस सजा को भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहा करते थे चर्च या पादरी कि ईश्वर ने इसलिए भेजा है, और बाइबिल को कहते थे कि बाइबिल ये किताब है, इसमें सब कुछ लिखा है और हमें इसी के अनुसार जीवन चलाना है। और चूंकि लोगों को बाइबिल तक पहुंच नहीं थी, वो बाइबिल को पढ़ नहीं पाते थे, तो इसलिए जो चर्च या पादरी कहते थे उसको शब्दशः वैसे मान लेते थे और मूलतः ये खुद को सोच लेते थे कि हमें दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अगर हम दिमाग लगाएंगे तो पाप हो जाएगा या पाप करेंगे, जबकि ईश्वर ने हमें कहा है कि मेरे बताए मार्ग पे चलो। तो हुआ क्या, लोगों ने दिमाग चलाना बंद कर दिया, और कहिए कि राजतंत्र का आप एक सबसे भयानक रूप देखेंगे जिसमें राजा के द्वारा, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जनता का बहुत शोषण हुआ। लेकिन एक शख्स मार्टिन लूथर आता है, और मार्टिन लूथर परंपरागत उस समय जो धर्म चल रहा था उस पर सवाल खड़े कर देता है और कहता है कि अगर ईश्वर ने हमको मना किया होता कि दिमाग मत लगाओ, तो हमें दिमाग या माइंड या तार्किक क्षमता देता ही नहीं। उसने कहा कि कोई ना कोई हम लोगों को बीच में गलत मार्ग पे लेके जा रहा है, और उसने कहा कि ईश्वर पे भरोसा करो और ईश्वर को अपने नजरिए से समझो, बाइबिल को खुद पढ़ो। ये बीच में जो मीडिएटर हैं ये कहीं ना कहीं शोषण कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ पीके मूवी अगर आप देखोगे, आमिर खान की जो पीके मूवी है उस पर यही बात बार बार बोली जाती है कि कोई फिरकी ले रहा है, कोई हमें गलत समझा रहा है और हमें बेवकूफ बना रहा है। तो इस तरह से मार्टिन लूथर ने एक समाज में परिवर्तन किया और मानव को इस बात से वाकिफ करा दिया कि मानव को अपने लिए सोचना होगा, बाइबिल खुद पढ़े। और इस तरह से पूरे यूरोप में एक नया चेंज आया जिसको हम बोलते हैं मानववाद बोल सकते हो, या कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म की धीरे धीरे शुरुआत होना शुरू हुई और हर जगह परिवर्तन आया। अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आया, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन आया, सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आया। और रेनेसा जो एक बहुत ही बड़ा फिनोमिना है, उसके कारण इकोनॉमी में चेंज आता है। और इकोनॉमी में जो चेंज आता है, चूंकि अब हुआ क्या, अभी तक मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम फ्यूडलिज्म बोलते हैं, जिसमें राजा होता था ऊपर, राजे के नीचे कई सामंत होते थे। ये टाइम पीरियड की बात मैं बता रहा हूं आपको, 1500 कॉमन इरा के पहले की बात है, 1500 कॉमन इरा के पहले की बात है, जिसको हम बोलते थे सामंतवाद के आधार पे व्यवस्था चल रही थी। क्या? सामंतवाद के आधार पे, है ना, अर्थव्यवस्था थी। उसमें होता क्या था कि बाकी नीचे सारे किसान रहते थे, मजदूर, है ना, जिन्हें पीजेंट से बोल सकते हैं। ये लोग एक निश्चित भूमि पे अपना हक रखते थे, वहां के रिसोर्स को मैनेज करते थे और थोड़ी थोड़ी हिस्सा राजा को देते रहते थे, और इस तरह से एक तंत्र चलता रहता था। तो कहने का मतलब सामंतवाद में डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, जिसको हम विकेंद्रित सिस्टम बोलते हैं, विकेंद्रितकरण। अगर आपको ये शब्द कठिन लग रहा हो
कि डिसेंट्रलाइज क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है। तो सपोज करो आपका घर है और घर में सारे डिसीजन अगर आपके दादा दादी लें तो समझ जाओ पावर एक जगह है, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। लेकिन अगर मान लो घर में सारे डिसीजन लोगों पे बटे हो कि कुछ डिसीजन मम्मी लेंगी, कुछ पापा लेंगे, कुछ दादा लेंगे, कुछ दादी लेंगे, कुछ भाई लेंगे, कुछ बहन लेंगे, तो सब में अगर पावर बटी है तो इसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो आप देखो पहले राजा ज्यादा पावरफुल नहीं होता था, पावर यहां रहती थी, इनकी अपनी अपनी सेनाएं होती थी, ये अपने अपनी एक अर्थव्यवस्था रखते थे, अपनी अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था रखते थे, तो कहीं ना कहीं ये पावरफुल होते थे। और इससे होता क्या था कि काफी इस तरह का एक आप देख रहे हो जो सिस्टम चल रहा है, सामंतवाद ऐसे चलता था। और आप देखोगे कितने हर्डल होंगे आपस में, किसी को यहाँ व्यापार करना है तो इसको भी टैक्स दे, इसको भी टैक्स दे, यहाँ से यहाँ व्यापार करना है, मान लो इस शख्स को यहाँ से यहाँ तक व्यापार करना है तो 1 2 3 लोगों को टैक्स दे। 10 रुपए की चीज है, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, तो चीज 35 रुपए की हो जाएगी, 25 रुपए की हो जाएगी। इस तरह बहुत हर्डल थे और इकोनॉमी उतनी तेज ग्रोथ नहीं कर रही थी, इकोनॉमी बहुत डिसेंट्रलाइज या बहुत लिमिटेड जगह के हिसाब से चल रही थी। सामंतवाद चल रहा था, लेकिन अब होता क्या है, सामंतवाद का भी कहीं ना कहीं आधार धर्म के नाम पे, धर्म और मतलब वही राजा और पादरी मिलके चला रहे होंगे, सब कुछ चल रहा था और जनता का शोषण हो रहा था। फिर मैंने आपको बताया कि जस्ट इस टाइम पीरियड के बाद रेनेसा आता है और तर्क का रोल बढ़ जाता है, तर्क मानव दिमाग का यूज करने लगता है और कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं जिसके कारण फ्यूडलिज्म सामंतवाद पे बहुत गहरी चोट लगती है, सामंतवाद ब्रेक डाउन कर जाता है, सामंतवाद का या तो आपका डिग्रेड या पतन होने लगता है। और वो क्या क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना होगा कि सामंतवाद खत्म कैसे हुआ और फिर सामंतवाद अगर खत्म या कमजोर होता है तो फिर नया कॉन्सेप्ट कौन सा आता है। तो बेसिकली हम यहां से पढ़ते हैं और इसको हम ऐसे मारते हैं। तो सामंतवाद में जो सामंतवाद का केंद्र है, वो सामंतवाद का केंद्र जो है वो है स्लेव सिस्टम, है ना, बंधुआ मजदूरी या स्लेव। क्योंकि सामंत अपने अंडर पे कई सारे बंधुआ मजदूरों को रखता था, उनसे मजदूरी करवाता था, उनसे खेती करवाता था और इस तरह से वो अपना साम्राज्य बनाए रखता था। अगर सपोज करिए स्लेव सिस्टम ही फेल हो जाए या लेबर ही शॉर्टेज हो जाए तो कहीं ना कहीं सामंत को बहुत गहरी चोट लगेगी। और यही हुआ इस टाइम पीरियड के जस्ट पहले यूरोप में महामारी आई जिसको हम बोलते हैं ब्लैक डेथ, है ना। और कहा जाता है कि यूरोप में 60% लोग इसमें, है ना, खत्म हो गए। और जब किसी जगह की 60% जनसंख्या खत्म होगी तो सोचो वहां लेबर शॉर्टेज कितना होगा। और यही हुआ कि जब लेबर शॉर्टेज हो गया तो फिर वहां पर फ्यूडल सिस्टम को बहुत गहरा आघात लगा, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि अब भाई किससे मजदूरी कराई जाए। एक कॉन्सेप्ट तो ये जो हमने कहा ब्लैक डेथ। उस समय कई दार्शनिक या कई फिलोसफर भी हुए और उन्होंने नए नए कॉन्सेप्ट दिए और ह्यूमनिज्म को स्टेब्लिश किया। जैसे आप उस समय देखोगे, मैंने जैसे बताया मार्टिन लूथर या मैकियावेली, ऐसे जो दार्शनिक हुए इन्होंने लोगों की सोच में परिवर्तन किया। आप सोचो, आप वही करते हो जैसा आप सोचते हो। अगर मोदी सरकार की जो पहले का टाइम पीरियड था, 2014 के पहले का टाइम पीरियड था, उस समय एक योजना चलती थी निर्मल भारत अभियान, स्वच्छता पे केंद्रित थी। लेकिन आपके विचार उस समय ऐसे होते थे कि अपना घर साफ रखो, बाहर गंदगी रहे तो रहे। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस सरकार ने हमारी सोच को बदला और आज की डेट में हम कहीं भी चाय पीते कप नहीं फेंकते, देख लेते हैं आसपास कोई देख तो नहीं रहा, या डस्टबिन होता है तो हम थोड़ी कदम डस्टबिन की तरफ चल लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारी सोच से हमारा पूरा व्यवहार निर्धारित होता है। महिलाओं को लेकर हमारी सोच, वैसा ही व्यवहार। ट्रांसजेंडर को लेकर हमारी सोच में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है तो हमारा व्यवहार बदल रहा है। तो हम अपनी सोच के कैदी होते हैं, हमारी सोच ही हमारे पूरे व्यवहार को निर्धारित करती है। तो हमारी सोच भी तो बदलती होगी
और जो फिलॉसफर होते हैं वो नए नए विचार लाते हैं और वही विचार हमारी सोच बदलते हैं। तो जहाँ मैकियावेली का नाम लिया मैंने, मार्टिन लूथर का नाम लिया, इन्होंने हमारी सोच को बदला और इन्होंने कई ऐसी चीजें बताई जिसके कारण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि इस टाइम पीरियड में जो सामंतवाद होता था इसमें ये पावरफुल होते थे और ये थोड़ी कमजोर होते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा ब्लैक डेथ का कॉन्सेप्ट आया, ये सब धीरे धीरे कमजोर हुए। और साथ में दूसरी चीजें क्या हुई कि राजा जो था उसके पास सेना जो थी या उसकी जो मिलिट्री पावर थी वो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हुई और अपडेट हुई। क्योंकि इस टाइम पीरियड में मैंने कहा मानव ने दिमाग लगाना चालू कर दिया, नई नई मशीनें सोचा होगा कुछ, मतलब पहले क्या था ना कि पहले जैसा बता दिया जाता था बस वैसे चलते थे, लेकिन अब तो मानव सोचने लगा, जब सोचने लगा तो नए आविष्कार हुए होंगे और राजा के पास सेना बढ़ी, सेना अपडेटेड हुई, नए नए उसके पास इंस्ट्रूमेंट आए। फिर एक और नया कॉन्सेप्ट आया नेशन स्टेट का, और नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आया उसने सामंतवाद पे सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पे हमला किया। जैसे मैंने ब्लैक डेथ को बताया कि उसने सामंतवाद की आर्थिक आधार पे कमजोर किया, वैसे ही एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं नेशन स्टेट, और इस कॉन्सेप्ट ने कहीं ना कहीं सामंतवाद को खत्म करके राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट लाया और लोगों को महसूस होने लगा कि वो छोटे छोटे टुकड़े में नहीं बल्कि एक केंद्र की कोई शक्ति राजा है, उसके आधार के पे अपने जीवन को निर्धारित करना चाहिए। और सामंतवाद में जो सामंत थे उनकी व्यवस्था खत्म हो गई और राजा पावरफुल हुआ तो पूरा एरिया पावरफुल हुआ। और अब देखो कि अब अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। वो परिवर्तन है जो हम कह रहे हैं, जिसकी हमने पहले बात की थी, आपको मैंने बताया था कि इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड है ना, जिसको हम बोलेंगे सन 1500 से लेकर इस टाइम पीरियड के बीच में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हमने कहा वाणिज्यवाद या मर्केंटिलिज्म। ठीक, वाणिज्यवाद भी बोलते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आया और इस कॉन्सेप्ट के आने के पीछे जो मैंने आपको फिनोमिना बताया, जो रीजन बताया, वो रीजन बताया कि फ्यूडलिज्म कमजोर हुआ, नेशन स्टेट मजबूत हुआ। ये सबसे मेन रीजन था। नेशन स्टेट जब मजबूत होगा तो पावर जो होगी वो सेंट्रलाइज्ड होगी, या जो शक्तियां होंगी वो केंद्रीकृत होंगी और राजा के पास होंगी। और जब राजा पावरफुल होगा तो अपना नियंत्रण बढ़ा देगा। और इस तरह से अब राजा पावरफुल हो चुका है, सामंतवाद खत्म हो चुका है। अब राजा कुछ नए तरीके से संसाधनों का प्रबंधन करने जा रहा है। तो भाई राजा कोई ना कोई आसपास जो विचार चल रहा होगा उसके हिसाब